बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडिंग वेव्स आज का हमारा टॉपिक है और स्टैंडिंग वेव काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटर टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स को स्टडी किया और हमें ये पता चला कि डेंसर मीडियम वेव को रिफ्लेक्ट करता है। कंसिडर कीजिए कि आपके पास ये दो फिक्स सपोर्ट्स हैं जिनके दरमियान एक रोप को टाई किया जा रहा है। Here is that rope। जैसे कपड़े डालने की रस्सी होती है, उसे दो फिक्स सपोर्ट्स के साथ अटैच कर दिया जाता है। अब इस रोप को अगर आप मिडल से प्लग करें और रिलीज करें तो क्या होगा? मैं इसकी पोजीशन बनाता हूं। आपने इसको मिडल से प्लग किया और आप इसको इस टेंस पोजीशन में लेके आ गए। आपने इसको एनर्जी डिलीवर किया कुछ, जब आपने इसको यूं प्लग करके रखा हुआ। जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे तो नतीजा क्या होगा? द एनर्जी विल प्रोपगेट फ्रॉम दीज टू साइड्स अलोंग द रोप। half of the energy will be transported in this direction, the other half will travel along the rope in this direction, and these are basically waves are energy carriers। तो आपने जो यहाँ पर एनर्जी सप्लाई की है वो वेव में कन्वर्ट हुई और अब वो इस रोप में प्रोपगेट करते हुए इन दो एंड्स की तरफ जा रही है। यहाँ पे क्योंकि एक डेंसर मीडियम है तो वेव्स विल बी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड विद अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। तो ये डाउनवर्ड डिस्प्लेस्ड पल्स ये जो जा रही है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन अपवर्ड डिस्प्लेस्ड पल्स। इसी तरह ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये डाउनवर्ड डिस्प्लेस्ड पल्स कन्वर्ट हो जाएगी एक अपवर्ड डिस्प्लेस्ड पल्स में और ये वेव्स यूं दोबारा मीट करेंगी। जब ये मीट करेंगी तो ये एक दूसरे को क्रॉस करके गुजर जाएंगी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक। जिस पॉइंट पर ये ओवरलैप करेंगी वहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम होगा पार्टिकल्स का और फिर ये एक दूसरे की स्पीड को, एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को, एक दूसरे की डायरेक्शन ऑफ मोशन को इफेक्ट किए बगैर ही अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाएंगी। अच्छा, क्योंकि एक ही सोर्स था, आपने मिडल से प्लग किया तो यहाँ पे पैदा होने वाली और यहाँ पे पैदा होने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। और मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के रिजल्ट्स में बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि if two waves having same frequency are traveling in the opposite direction they will produce standing waves। ये स्टैंडिंग वेव्स पैदा करेंगी। तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स पैदा होगी। अब ये वेव्स दोबारा इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी और यहाँ से दोबारा ये वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी क्योंकि डेंसर मीडियम है और अगेन यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद 180 डिग्री का फेज चेंज सफर करके ये यहाँ आएंगी। यहाँ से दोबारा एक दूसरे को क्रॉस करके ये वेव्स इधर आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, फिर ऊपर गुजरेंगी, यहाँ पर इधर आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, फिर नीचे आएंगी। इस तरह ये वेव इन दो फिक्स सपोर्ट्स के दरमियान ट्रैप हो गई है। The energy is trapped between these two fixed supports. These supports are continuously bouncing the waves back। नतीजा क्या हो रहा है? अब एनर्जी इन दो पॉइंट्स के दरमियान ट्रैप हो गई है और ये वेव इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान ऑसिलेट कर रही है। ये वेव एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी नहीं रखती है। Such a wave which cannot transport energy from one point in the medium to any other point is called a standing wave। इस वेव को आप स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव कहते हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स में अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें तो स्टैंडिंग वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी वो ये होगी, देयर इज नो net transfer of energy। ये नेट एनर्जी ट्रांसपोर्ट इनका जीरो होगा। सेकेंडली, स्टैंडिंग वेव्स में ऑल पॉइंट्स इन अ स्टैंडिंग वेव परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेप्ट नोड्स के अलावा जितने भी पॉइंट्स है स्टैंडिंग वेव में वो एसएचएम कर रहे हैं। जैसे आप यहां पे नोट करें, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ये है, इसका ये होगा। डायग्राम को मैं थोड़ा सा रीसेट करूं इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्सेप्ट्स, इट विल लुक लाइक दिस। एंड आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम फिक्स एंड की तरफ जा रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम हो रहा है,
फिर यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होगी तो इट विल डेवलप इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, और फिर इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, उसके बाद एम्पलीट्यूड दोबारा डिक्रीज होना शुरू होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा, और यहाँ पे दोबारा एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ से इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम की तरफ आ जाएगा। तो आपने दो पॉइंट्स नोट करने हैं, ये वो पॉइंट है जहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जीरो है, और ये वो पॉइंट है जहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम है। और ये देखें अप एंड डाउन, यहाँ पे जो मौजूद पार्टिकल है अप एंड डाउन ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, यहाँ पर भी जो पार्टिकल है वो अप एंड डाउन ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। तो ऑल पॉइंट्स इन स्टैंडिंग वेव परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन पॉइंट्स का ये ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इन नेचर। और ये जो पॉइंट्स हैं जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो है, इन पॉइंट्स को हम नोड्स कहते हैं। तो यहां पर भी नोड है, यहां पर भी नोड है। सो नोड्स बेसिकली रिफ्लेक्ट द वेव। नोड वो पॉइंट है जहां से वेव ने रिफ्लेक्ट हो जाना है, और वो पॉइंट जहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम होगा उसे हम एंटी नोड कहते हैं। तो यहां पे हम दो डेफिनेशन दे सकते हैं, एक नोड की और एक एंटी नोड की। A node represented by n is a point where amplitude of oscillation is zero, and antinode represented by a is a point where amplitude of oscillation is maximum. इस डायग्राम को लेते हुए हम नोड और एंटी नोड की डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम होगा। अब देखें दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि यहां पे हाफ वेव मौजूद है। तो डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव nodes is equal to half of wavelength lambda by 2. Sixth, distance between consecutive node and antinodes is equal to lambda by 4. तो देखें अगर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि यहां से लेके यहां तक फासला जो है वो हाफ ऑफ वेवलेंथ के बराबर है, तो फिर यहां से लेके जो यहां तक फासला होगा वो इस फासले के भी हाफ के बराबर होगा। इट इज लैम्डा बाय 2 ओवर 2 व्हिच इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। तो ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स, सो इट इज हाफ ऑफ वेवलेंथ। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटीनोड, सो इट इज quarter of a wavelength। और फाइनली नोड और एंटी नोड की पोजीशन के ऊपर मजीद क्वांटिटीज की डिस्कशन, नोड और एंटी नोड। अच्छा, नोड पर मैक्सिमम क्या है? तो हमने कहा नोड पर क्या मैक्सिमम है? नोड पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। नोड पर एम्पलीट्यूड जो है वो मिनिमम है, नोड पर एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो है, एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हम फिर ऐसा कर देते हैं, मिनिमम की कंडीशन लिख देते हैं। एट नोड मिनिमम वैल्यू इज x नॉट व्हिच इज जीरो, और एंटी नोड पर मैक्सिमम क्या है जो हम पहले भी बता चुके हैं, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पर मैक्सिमम है। सेकेंड डेंसिटी की बात होगी, ठीक है। अब अगर डेंसिटी की बात की जाए तो नोड के ऊपर पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत कम है, डेंसिटी इज आल्सो मिनिमम। तो अगर नोड पर डेंसिटी मिनिमम होगी तो एंटी नोड पर डेंसिटी मैक्सिमम होगी। अब वजह क्या है इसकी कि नोड के ऊपर डेंसिटी जो है वो मिनिमम। देखिए ये तमाम पार्टिकल्स ऊपर जाना चाह रहे हैं, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल्स ऊपर जाना चाह रहे हैं, और इन सब पार्टिकल्स को रोकने वाला पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है। वो चाह रहे हैं कि ये ऊपर ना जाए, वो फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच है तो बाकी को भी रोकता है।
तो इन तमाम पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा अंडर स्ट्रेस ये वाला पार्टिकल है, सबसे ज्यादा फोर्स इस पार्टिकल पर एक्सर्ट हो रही है, क्योंकि ये सबको ऊपर जाने से रोक रहा है, जितने भी पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं उनको ऊपर जाने से रोक रहे हैं। तो ये दो पार्टिकल जो कि नोड के ऊपर होते हैं, दे आर अंडर हाई स्ट्रेस। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट नोड एंड स्ट्रेन इज आल्सो मैक्सिमम एट नोड। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जहां पर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी वहां पर स्ट्रेन भी मैक्सिमम होगी। स्ट्रेन मैक्सिमम होगी मतलब खिंचाव बहुत ज्यादा होगा। अब जब आपकी रोप ओरिजिनल हालत में होती है, उसकी लेंथ कम होती है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जब आप उसको यूं खींच लेते हैं तो वहां पर डेंसिटी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी इज मिनिमम बिकॉज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर मैक्सिमम। तो नोड पर एम्पलीट्यूड और डेंसिटी कम होंगे और स्ट्रेस और स्ट्रेन मैक्सिमम होंगे। इसकी निस्बत अब आप यहां से जितना दूर जाएंगे उतना पार्टिकल्स रिलैक्स होंगे। तो सबसे रिलैक्स ये वाला पार्टिकल है, इसीलिए इसका एम्पलीट्यूड भी सबसे ज्यादा है। तो एट एंटीनोड स्ट्रेस इज मिनिमम, द स्ट्रेन इज आल्सो मिनिमम। तो ये आपके नोड और एंटीनोड की वैल्यूज हैं, जिसमें एम्पलीट्यूड का सेक्शन, इधर मैं ऐसा करता हूं कि एम्पलीट्यूड लिख देता हूं, यहां पर भी मैं एम्पलीट्यूड लिख देता हूं, और अब सेट कंप्लीट है हमारा। नोड पर एम्पलीट्यूड और डेंसिटी मिनिमम रहेंगे और स्ट्रेस और स्ट्रेन मैक्सिमम रहेंगे। एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड और डेंसिटी मैक्सिमम होंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन मिनिमम होंगे। तो ये क्रॉस में याद रखें, जो चीजें यहां पर मिनिमम पर है वो वहां पर मैक्सिमम में जाएंगी, जो चीजें यहां पर मैक्सिमम है वो चीजें यहां पे मिनिमम में चली जाएंगी। तो ये आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेट याद रखने हैं। कोई भी दो सेट याद करने वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। लास्ट प्रॉपर्टीज में क्या है? स्टैंडिंग वेव्स में not all the particles in a standing wave have same amplitude. All particles in a standing wave have different amplitudes, which you can see from this diagram. ये देखिए यहाँ पर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0, और जितना आप आगे जा रहे हैं एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, यहाँ तक के एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। तो different points in standing wave have different amplitudes, और ये स्टैंडिंग वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब अपकमिंग लेक्चर के लिए जो प्री रिक्विजिट है उसमें आपने याद रखना है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग व्हिच इज गिवन बाय फार्मूला T into L divided by M, जो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एंड V is equal to F lambda। हमारे अपकमिंग टॉपिक्स में इन्हीं दो फार्मूलों में इंशाल्लाह ज्यादातर बातें होंगी, हम इन्हीं फार्मूला से मजीद डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।